नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो जो आपने प्रीवियस वीडियो देखे, अभी हम जो शुरू करेंगे आज के टॉपिक में वो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष है कि किस प्रकार से मगध का नाम अभी प्राचीन ग्रंथों में देखने को मिला। इसके साथ ही साथ तक्षशिला विश्वविद्यालय और चाणक्य के बारे में हमने अलग से वीडियो डिजाइन किया है। आज मगध साम्राज्य के बेसिक उत्कर्ष और मगध साम्राज्य पर राज करने वाले एक बड़े साम्राज्य की हम बात करेंगे, जिसमें मौर्य साम्राज्य जो आज के अफगानिस्तान से लेकर बंगाल की खाड़ी तक विस्तारित था और जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण भारत के कर्नाटका तक उसका विस्तार पाया जाता है। उससे पहले एक थोड़ा सा व्यू देखते हैं कि आखिरकार मगध साम्राज्य किस प्रकार से उसकी उन्नति हुई और कौन कौन से वंशों ने उस पर शासन किया है। तो देखिए, मगध साम्राज्य का नाम सबसे पहले निकलकर सामने आता है दो ऐतिहासिक पुस्तकों पर, और उन दो ऐतिहासिक पुस्तकों में एक तो बौद्ध साहित्य की पुस्तक है और एक जैन साहित्य। बौद्ध साहित्य की जो पुस्तक है उसका नाम है अंगुत्तर निकाय, और जैन साहित्य जो है उसका नाम है भगवती सूत्र। अंगुत्तर निकाय जो सुत्त पिटक का एक भाग है, अंगुत्तर निकाय में स्पष्ट वर्णन मिलता है कि उस समय पे यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में स्थितियां अनुकूल थी, खेती करने लग गए थे उत्तरी और पूर्वी भारत के क्षेत्र के मुख्य लोग, जिसमें आज का बिहार और उत्तर प्रदेश शामिल है। कि उत्तर प्रदेश और बिहार में ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई थी कि लोग लोहे से अच्छी तरीके से परिचित हो गए थे और धीरे धीरे कृषि स्थायी रूप से की जाने लगी थी। लोहे से परिचित हो गए थे, कृषि को काटने के लिए जो लोहे के उपकरण बनाए जाने लगे थे। तो इस प्रकार से एक समृद्धशाली जो क्षेत्र थे उनका आविर्भाव हो चुका था, और इस प्रकार से पूरे भारत में उस समय लगभग 16 ऐसे बड़े शहर बन चुके थे जिनको महाजनपद कहा गया। तो 16 महाजनपद मतलब 16 बड़े शहर, महानगर। 16 जनपदों की जानकारी हमको अंगुत्तर निकाय से मिलती है, और जैन साहित्य भी जो भगवती सूत्र है ये भी स्पष्ट करता है कि भारत में 16 महाजनपद थे। और ये बात है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की, कि बुद्ध के समय या महावीर स्वामी के समय 16 बड़े महानगरों का आविर्भाव हो गया था, और इन्हीं 16 महानगरों में एक नाम मगध भी था। जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आगे की कंडीशंस बढ़ी, 6ठी शताब्दी की मध्य की अगर बात करें, तो ये जो महाजनपद थे ये अपना राज्य विस्तार करने के लिए एक दूसरे पर अधिकार करने लगे, एक दूसरे पर आक्रमण करने लगे, और आने वाले समय में 16 की स्थिति 4 में ही कन्वर्ट हो गई और केवल 4 ही महाजनपद हो गए। यानी 4 महाजनपदों में उन 16 महाजनपदों को समेट लिया गया। लेटर ऑन स्थिति ऐसी बदली कि 6ठी शताब्दी के एंड में जाकर इन 4 महाजनपदों में केवल एक ही नाम रह गया, और वो नाम था मगध साम्राज्य का। तो मगध साम्राज्य यानी पूरे भारत का क्षेत्र जिसमें सारे महाजनपद समाहित हो गए थे 6ठी शताब्दी के एंड में जाकर, तो ये एक क्षेत्र था, उसका नाम था मगध। यदि हम मैप के अकॉर्डिंग देखें तो आज के सेंस में तो मैप ये है, लेकिन पहले हमारा जो मैप था वो इस प्रकार से बना हुआ था ये, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला क्षेत्र भी कुछ हिस्सा शामिल था। तो इस भारत में
इसमें जो इधर वाला क्षेत्र था, ये वाला क्षेत्र यहां मगध था। और इसके अलावा एक जो क्षेत्र था जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, गांधार, तो गांधार भी महाजनपदों में शामिल था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि ये मगध का जो क्षेत्र था वो यहां से लेकर और ये पूरे क्षेत्र तक फैल गया था। और वो समय था चंद्रगुप्त मौर्य के समय की बात कर रहे हैं हम। मगध साम्राज्य जब गौतम बुद्ध अपने उपदेश दे रहे थे, उसी समय मगध लगभग एक ठीक ठाक यूनिटी में स्थापित हो चुका था। और जो गौतम बुद्ध के बहुत अच्छे मित्र हैं जिनका नाम है बिंबिसार, बिंबिसार वो पहला व्यक्ति है जिसने मगध को एक यूनिटी में स्थापित किया, जो हर्यक वंश के थे। तो मगध पर शासन करने वाले, यानी एक यूनिटी वाले मगध पर शासन करने वाले पहले शासक बिंबिसार और हर्यक वंश की इन्होंने स्थापना की। तो हर्यक वंश ने मगध पर शासन किया। तो हर्यक वंश पहला वंश है जिसने मगध को यूनिटी में स्थापित किया था। हर्यक वंश के बाद लेटर ऑन इस पर शिशुनाग वंश का शासन रहा, और शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश का शासन रहा। और इसी नंद वंश के समय भारत पर आक्रमण हुए, और उनमें सबसे मुख्य आक्रमण था यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर का। तो नंदवंश के समय सिकंदर का आक्रमण हुआ था। इससे स्थितियां इतनी बदली कि नंदवंश का जो आखिरी शासक है घनानंद, यहां से बहुत अच्छा एक सवाल ही बनता है कि सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का राजा कौन था? तो घनानंद था। घनानंद मगध वाला क्षेत्र था उसका, तो सिकंदर की सेना वहां तक नहीं पहुंच पाई थी, यानी सिकंदर का जो एरिया था वो यहीं तक था। लेकिन भारत में एक अशांति सी फैल गई थी कि भारत की बॉर्डर पर अब यूनानी आक्रमणकारी आके बस गए थे, और इसी का सबसे मुख्य जो फायदा उठाया वो गांधार रीजन का ही एक स्कूल के आचार्य जिसका नाम चाणक्य है। इस चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के माध्यम से मगध के आखिरी शासक यानी नंदवंश के आखिरी शासक घनानंद को पराजित किया, और इनकी मृत्यु कर मगध पर एक नए राजवंश की नींव डाली, और वो राजवंश था हमारा मौर्य वंश। तो एक बेसिक सा ओवरव्यू हुआ कि मगध पर शासन करने वाले राजवंशों का सही क्रम क्या है। तो देखो, सही क्रम में सबसे पहले हर्यक वंश आएगा, फिर शिशुनाग वंश आएगा, फिर नंद वंश आएगा। कंपटीशन एग्जाम्स में यहां से सवाल बहुत रेयर किस्म के आते हैं, कभी कभार आ जाते हैं। तो आप बेसिक से याद क्या रखोगे? एक तो वंश के संस्थापक कौन है? शिशुनाग वंश के संस्थापक खुद ही शिशुनाग हैं। नंद वंश के संस्थापक जिसका नाम है महापद्म नंद। अब देखिए, और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं। तो ये तो एक बेसिक सा हुआ, लेकिन यहां से कुछ पॉइंट्स खासे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि जो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था। निर्वाण के बाद जो बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाएगी, बौद्ध संगतियां बुलाएगी, वो इन्हीं वंशों में बुलाई गई थी। तो पहली बौद्ध संगति जिस दिन गौतम बुद्ध की डेथ हुई थी, जिस दिन उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था 483 बीसी में, ये वो तिथि है जिस दिन गौतम बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था। और गौतम बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद जब सुभद्र नामक एक भिक्षु ने यह कहा था कि बहुत अच्छा हुआ कि गौतम बुद्ध की डेथ हो गई, क्योंकि वो हमें रोज रोज नए नए नियम बताते थे और इनका पालन कराते थे कट्टरता से। तो सुभद्र वो व्यक्ति था जो ये कह रहा था कि गौतम बुद्ध के मरने से उसके नियमों का पालन करने से हमारा पीछा छूट गया है। अब दूसरी तरफ सबसे बड़ा इशू उठ के सामने आ रहा था, वो जो मॉन्क्स थे, गौतम बुद्ध के कट्टर समर्थक थे, उनका मानना यह था कि सुभद्र ने अगर ऐसे उपदेश जगह जगह दिए, ऐसी बातें जगह जगह कही, तो गौतम बुद्ध ने जो मेहनत की थी अपने धर्म को बढ़ाने के लिए, आगे चलाने के लिए, वो कुछ ही समय में समाप्त हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया कि एक गुफा में जाकर पहली बौद्ध संगति बुलाई, प्रथम बौद्ध संगति बुलाई। और ये प्रथम बौद्ध संगति उसी दिन बुलाई जिस दिन उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था 483 ईसा पूर्व में।
इस समय मगध के राजा कौन थे? बिंबिसार के पुत्र थे, जिसका नाम था अजातशत्रु। वैसे अजातशत्रु ने अपने पिता को मार दिया था, तो भारतीय इतिहास में इसको पितृहंता भी कहा जाता है। अजातशत्रु वो व्यक्ति है जिसके समय गौतम बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था, और बिंबिसार वो व्यक्ति है जो अजातशत्रु का पिता है। इनके समय गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश कार्य दिए थे, तो गौतम बुद्ध का बहुत अच्छा ये मित्र था, और इस समय गौतम बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया है। तो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल 483 बीसी में बुलाई गई थी, और वो हर्यक वंश के समय बुलाई गई थी, और शासक होगा अजातशत्रु। जैसे कि हमने बौद्ध धर्म के वीडियोस में डिस्कस किया था कि प्रथम बौद्ध संहिता में क्या हुआ था, तो सुत्त पिटक और विनय पिटक 2 ग्रंथों की रचना हुई थी, और ये बौद्ध संहिता पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी, सॉरी राजगृह के समीप सप्तपर्णी गुफा में बुलाई गई थी। तो इसलिए हर्यक वंश का इंपॉर्टेंस यहां भी हो जाता है कि हर्यक वंश के समय पहली बौद्ध संहिता बुलाई गई थी। इसके बाद हम आगे बढ़े कि शिशुनाग वंश, जब हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक को शिशुनाग ने गद्दी से उतार दिया था और उसकी हत्या कर दी थी, और शिशुनाग ने अपने नाम से मगध पर एक नया वंश स्थापित कर दिया था, उसका नाम था शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के बाद, यानी शिशुनाग के बाद जो इनका उत्तराधिकारी बना, उसका नाम था कालाशोक। नाम तो इसका अशोक ही था, लेकिन ये इसका रूप वर्ण काला था, इसलिए काक अशोक भी कहा जाता है। तो कालाशोक मतलब काला अशोक। ये कालाशोक जब गद्दी पर थे, ये वो समय था जब गौतम बुद्ध की डेथ को 100 साल पूरे हो गए थे, और 383 बीसी में द्वितीय बौद्ध संहिता बुलाई गई थी। तो इसलिए इनका समय बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि द्वितीय बौद्ध संहिता किसके समय बुलाई गई, तो शिशुनाग वंश के समय, और शासक होंगे कालाशोक। तो मगध साम्राज्य का ये वंश इसलिए भी फेमस हो जाता है क्योंकि इस समय द्वितीय बौद्ध संहिता बुलाई गई। तो यहां से आप ज्यादा डीप ना पढ़ें, क्योंकि इतिहास एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। यदि आपने सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़े तो मुश्किल है कि आप इतनी मेहनत इस क्षेत्र में कर रहे हो तो आपका उतना रिजल्ट मुश्किल मिल पाएगा। तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि आप अकॉर्डिंग टू एग्जाम्स कि परीक्षाओं की दृष्टि से प्रीवियस पेपर को एनालिसिस करके देखें कि परीक्षाओं में सवाल कहां से पूछे जा रहे हैं, और उनको एक मेन प्रोस्पेक्ट समझकर उसी हिसाब से फिर नेक्स्ट प्रिपरेशन करें। तो अभी तक की जो एग्जाम्स हुई हैं, चाहे वो आप किसी भी सेक्टर के लगा लें, वहां से इस एरिया से बहुत कम सवाल आने लगे हैं, बहुत कम सवाल आए हैं। तो इनको आप ज्यादा सीरियसली ना लें, क्योंकि जैन बौद्ध धर्म के बाद महत्वपूर्ण जो वंश सामने आता है वो मौर्य वंश है, और मौर्य वंश और नंद वंश के बीच जो विदेशी आक्रमण हुए वो सिकंदर का आक्रमण था। तो सिकंदर के बारे में और तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में, चाणक्य के बारे में 3 वीडियो आपको स्पेशली डिजाइन किए गए हैं, तो उनमें काफी सारी नॉलेज इनकी मिल जाएगी आपको। तो शिशुनाग वंश इसलिए इंपॉर्टेंट है। शिशुनाग वंश के बाद नंदवंश आता है। नंदवंश इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है कि नंदवंश का जो शासक है घनानंद, ये वो व्यक्ति है जब मगध पर राज कर रहा था, इसी समय सिकंदर का दुनिया को जीतने का मामला चल रहा था। घनानंद के समय सिकंदर यहां अपने क्षेत्र ग्रीस से निकलकर सीरिया, इसके बाद इराक, ईरान, अफगानिस्तान, काबुल क्रॉस करके खैबर दर्रे से इंडिया आ जाते हैं, और ये तक्षशिला पर इनका अधिकार हो जाता है। इसके बाद राजा पौरुष से युद्ध करते हैं, और यहां मगध है, तो ये वाला क्षेत्र इनका हो जाता है। लेकिन मगध इनका क्षेत्र नहीं होता है। ये चाहते हैं कि मैं मगध पर भी अपना राज्य विस्तार करूं, लेकिन इनकी सेना काफी थक चुकी थी, और पुराने वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किया था कि आखिरकार वो झेलम नदी को क्रॉस तो कर लिया था, लेकिन व्यास नदी तक नहीं पहुंच पाए, और व्यास नदी के किनारे किनारे, यानी व्यास नदी को बिना क्रॉस किए ये वापस अपने क्षेत्र लौट गए थे। इनके लौटने के बाद जो सिकंदर का एरिया था, वो सिकंदर ने अपने महान सेनापति को सौंप दिया था, और उसी सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर। ये सेल्यूकस निकेटर का ये वाले क्षेत्र पर राज था। तो भारत पर आक्रमण करने के अब जो चांसेस थे वो ज्यादा हो गए थे,
और मगध के जो शासक थे वो घनानंद, उनको भी ये डर था कि पता नहीं कब सिकंदर की सेना भारत पर कब्जा कर ले। इसी समय चाणक्य ने सबसे बड़ा फायदा उठाया। जो तक्षशिला के आचार्य थे उनकी मगध से अनबन थी। अभी हम देखेंगे कि किस प्रकार से उनकी अनबन थी। वैसे पुराने वीडियो में डिस्कस भी किया जा चुका है कि अनबन का मुख्य कारण क्या था, लेकिन एक बार रिव्यू कर लेंगे। तो इसका पूरा फायदा चाणक्य ने उठाया और मगध के आखिरी शासक घनानंद, इस घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने धोखे से मार दिया था। ऐसा इतिहास में कहा जाता है कि वो कोई निर्णायक युद्ध नहीं था। इन्होंने गुरु चाणक्य के ऑर्डर पर यह काम किया था और जब घनानंद को गद्दी पर उतार दिया था, घनानंद की हत्या कर दी थी 322 ईसा पूर्व में। तो घनानंद की हत्या के बाद मगध पर जो वंश आएगा वो मौर्य वंश होगा, जिसके हम डिस्कस करेंगे आज कि मौर्य वंश वो वंश है जिसके बारे में भारतीय इतिहास के हर क्षेत्र में इसका वर्णन मिलता है। विदेशी विवरण इस बात का उल्लेख करते हैं। विदेशी विवरण के साथ साथ जो अभिलेखीय साक्ष्य वो भी मौर्य वंश की जानकारी देते हैं। नंद वंश का शासक घनानंद यूं इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, इस समय ये शासक था। तो ये कहानी नंद वंश की। तो आप ये तीनों वंशों को बेसिक से समझेंगे, इनकी स्थापना और क्यों फेमस थे, बस इतनी सी जानकर रखें। बाकी ज्यादा डीप पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो बेकार का होगा, परीक्षा के अकॉर्डिंग नहीं होगा। क्योंकि जो परीक्षाओं में पूछा जा रहा है वो स्मार्ट तरीके से पूछा जा रहा है, तो आप भी उसको पूरी तरीके से फॉलो करेंगे। 16 महाजनपदों के बारे में एक थोड़ा सा हम ओवरव्यू लेते हैं कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र के अनुसार 16 महाजनपद थे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। और लेटर ऑन जब स्थिति अनुकूल हुई, एक राज्य ने दूसरे राज्य पर आक्रमण करना शुरू किया, तो ये 16 में से 4 ही महाजनपद रह गए और गौतम बुद्ध के समय ये 4 ही महाजनपद थे, जिसमें एक मगध, दूसरा कौशल, तीसरा वत्स और चौथा अवंती। मगध के जो सब शक्तिशाली शासक थे गौतम बुद्ध के समय, उसका नाम बिंबिसार है। कौशल के शासक का नाम प्रसेनजीत है और वत्स के शासक का नाम उदयन और अवंती के शासक का नाम चंडप्रद्योत। मगध की राजधानी ग्रीवरज या राजगृह थी। कौशल की 2 राजधानियां थी, साकेत और श्रावस्ती। वत्स की एक राजधानी कौशाम्बी और अवंती की 2 राजधानियां थी, उज्जैनी और महिष्मती। वत्स जो महाजनपद था, इसको बाद में अवंती में मिला लिया गया और अवंती को बाद में मगध में मिला लिया गया। कौशल के जो शासक है प्रसेनजीत ने अपनी बहन का विवाह बिंबिसार से कर दिया था और काशी को दहेज में दे दिया था। तो इस प्रकार से जो मगध कौशल का क्षेत्र था वो मगध में जुड़ गया था। और जब प्रसेनजीत की मृत्यु हुई तो मगध को बिंबिसार ने, उस मगध साम्राज्य ने कौशल के साम्राज्य को मिला लिया था। तो इस प्रकार से मगध एक बड़ा सा 4 महाजनपदों का या 16 महाजनपदों का एक इकट्ठा रूप हो गया। मगध पर शासन करने वाले समय समय पर अलग अलग वंशों ने इस पर शासन किया और पहला जो वंश है उसका नाम है हर्यक वंश, उसके बाद शेषनाग वंश, उसके बाद नंद वंश और उसके बाद मौर्य वंश। हर्यक वंश के 4 शासक हुए, जिनमें पहला बिंबिसार जो हर्यक वंश का संस्थापक है, इसके पश्चात अजातशत्रु, उसके पश्चात उदयन और अंतिम नागदशक। नागदशक इतना योग्य नहीं था, तो नागदशक के जो मंत्री हैं शिशुनाग, इन्होंने अपने राजा की हत्या कर दी और मगध पर शिशुनाग वंश की नींव डाल दी। शिशुनाग वंश में 3 ही शासक हुए, जिसमें शिशुनाग एक तो खुद ही शासक था, इसके पश्चात कालाशोक हुआ, इसके पश्चात नंदीवर्धन हुआ और नंदीवर्धन को एक शूद्र शासक ने पराजित कर मगध पर नंद वंश की स्थापना की, जिसका नाम महापद्म नंद था। तो नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद। महापद्म नंद के 8 पुत्र थे और 8 में सबसे शक्तिशाली था घनानंद। और ये वो समय था जब सिकंदर भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर अधिकार कर चुका था। तो नंद वंश के 2 शासकों की गिनती होगी, महापद्म नंद और घनानंद की। यदि सवाल बनता है कि
सिकंदर के आक्रमण के समय नंदवंश का जो शासक है वो घनानंद था, और जब सिकंदर अपने साम्राज्य को बढ़ाकर या भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा तक सीमित रहकर ये वापस लौट गया था, तो उसने अपना सैन्य जो पूरा का पूरा क्षेत्र था, जीता हुआ क्षेत्र था, उसको अपने सेनापति सेल्यूकस निकेटर को सौंप दिया था। इसी समय भारत में अशांति फैल गई थी और इसका फायदा चंद्रगुप्त मौर्य और गुरु चाणक्य ने उठाया और मगध पर एक नए राजवंश की नींव डाल दी थी। तो कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी हम डिस्कस कर रहे हैं बिंबिसार के बारे में। बिंबिसार का जो शासनकाल है वो 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक रहा। ये गौतम बुद्ध का समकालीन है। इसका अन्य नाम श्रेणिक भी है, जो जैन साहित्य में इसका उल्लेख होता है। बौद्ध साहित्य के विनय पिटक से पता लगता है कि गौतम बुद्ध को बेलुवन विहार इन्होंने गिफ्ट में दिया था। 15 साल की उम्र में ये राजा बन गए थे और अपने राज्य का विस्तार करने के लिए इन्होंने 3 विवाह किए थे, जिसमें एक इनकी रानी थी चेलना, जो लिच्छवी शासक चेटक की पुत्री थी, जो वैशाली के राजा थे। दूसरी जो इनकी रानी है वो क्षेमा है, पंजाब के मद्र की राजकुमारी है। और तीसरी महाकौशला, जो कौशल राजा प्रसेनजीत की बहन है। जैन और बौद्ध साहित्य में इसका वर्णन मिलता है, तो ये जैन और बौद्ध दोनों का अनुयायी था और लगभग इसने 52 वर्ष तक शासन किया था मगध पर। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। इनकी सबसे असली जो शत्रुता थी वो अवंती से थी और अवंती के राजधानी उज्जैन थी, परंतु ये दुश्मनी ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाई, क्योंकि अवंती के शासक चंडप्रघोत को पीलिया रोग हो गया था। तो इसके लिए बिंबिसार ने अपने राजघराने का एक वैद्य जिसका नाम जीवक था, उसको उस चंडप्रघोत के यहाँ इलाज करने के लिए भेजा। तो इस प्रकार से दोनों के मधुर संबंध हो गए थे। लेकिन लेटर ऑन बिंबिसार का जो बेटा था अजातशत्रु, उसको राजा बनने की ज़्यादा चाहत थी, तो उसने अपने पिता की हत्या कर दी थी और इस प्रकार से भारतीय इतिहास में अजातशत्रु को पितृहंता कहा जाता है। तो अब पढ़ते हैं थोड़ा सा अजातशत्रु के बारे में कि अजातशत्रु का शासनकाल 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व के मध्य रहा। इनके बचपन का नाम कुणिक था और इन्होंने आखिरकार वैशाली पर भी अधिकार कर दिया था। हालांकि वैशाली पर अधिकार करने में इनको लगभग 16 वर्ष का समय लगा। गौतम बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति इन्हीं के समय की और प्रथम बौद्ध संगीति भी इसी समय बुलाई गई। ये भी जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का अनुयायी था, क्योंकि भरूच के स्तूप से पता लगता है कि ये गौतम बुद्ध से मिलते हुए नजर आ रहे थे। इन्होंने काफ़ी सारे चैत्य और विहार बनवाए थे। अजातशत्रु के बाद जो इनका बेटा है उदयन, इन्होंने भी अपने पिता की हत्या कर दी थी, अजातशत्रु को मार दिया था। तो ये हत्या का सिलसिला अब शुरू हो चुका है कि अब पुत्र अपने पिता को मार रहा था। तो उदयन के बारे में जैन साहित्य इस बात को बताता है कि वो बहुत ही बड़ा जैन अनुयायी था। इन्होंने गंगा और सोन नदी के बीच एक शहर बसाया था जिसका नाम पाटलिपुत्र है और वर्तमान में इसको पटना कहा जाता है। इस शहर के चारों तरफ एक किला बनवाया गया और अपनी नई राजधानी यहाँ शिफ्ट की गई। तो हम ये देख सकते हैं कि जो मगध साम्राज्य की पहली राजधानी वो तो ग्रीवरज थी या राजगृह थी, जिसकी स्थापना बिंबिसार ने की, और अब ये दूसरी राजधानी बन रही है मगध की, वो पाटलिपुत्र है और लेटर ऑन तक ये पाटलिपुत्र उसकी राजधानी रहती है। उदयन के बाद जो शासक था वो इतना योग्य नहीं था, नागदशक, वो कमज़ोर शासक था और इसका पूरा फायदा उठाया उसके मंत्री शिशुनाग ने और उनको हटाकर उनकी मृत्यु कर दी, हत्या कर दी थी और शिशुनाग वंश की नींव डाल दी थी। तो शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व तक शासन किया। इन्होंने अपनी राजधानी 2 बनाई, एक तो गिरिव्रज और एक वैशाली। शिशुनाग के बाद अगला शासक कालाशोक होता है, जिसको काकवर्ण के नाम से जाना जाता है। इसका समय इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इसके समय दूसरी बौद्ध संगीति बुलाई गई थी और वो दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली के चुल्लवग में बुलाई गई थी, जिस समय स्थविर और महासंगिक नामक 2 भिक्षुओं के संग बने थे। तो
बौद्ध संगतियों के बारे में आप इसका डिटेल से वीडियो देखें, जो बौद्ध धर्म का दूसरा तीसरा पार्ट है उसको आप अच्छे से कवर करें, तो वहाँ से आपको बौद्ध संगतियों के बारे में जानकारी हो जाएगी, क्योंकि परीक्षाओं में बौद्ध संगतियों के काफ़ी अच्छे सवाल आते हैं। कालाशोक के बाद जो शासक क्रम में अगले व्यक्ति थे उसका नाम नंदीवर्धन है, लेकिन नंदीवर्धन भी उतना योग्य नहीं था, तो इसका फ़ायदा एक शूद्र शासक ने उठाया जिसका नाम महापद्म नंद था, और महापद्म नंद ने इसकी हत्या की और लेटर ऑन मगध पर नंदवंश की नींव डाली लगभग 344 ईसा पूर्व के आसपास। ये निम्न वर्ण का था, शूद्र शासक था, और पुराणों में इसको महापद्म नंद कहा गया, और यहाँ तक कि इसे उग्रसेन महाबोधि वंश में इसको उग्रसेन भी कहा गया है। इसके और भी कुछ अन्य नाम हैं, जैसे कलिकांस या सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला सर्व छत्रांतक, ये दूसरे परशुराम का अवतार, या एकराट की इन्होंने उपाधि धारण की थी। ये महर्षि पाणिनि के बहुत अच्छे मित्र थे। घनानंद नंदवंश का आखिरी शासक है, और इन्हीं के समय सिकंदर का समकालीन आक्रमण होता है। यूनानी लेखों में घनानंद को अग्रमीज कहा है, उग्रसेन का पुत्र कहा है। नंदवंश के समय के कुछ मुख्य विद्वान हैं, जिनमें वर्ष, उपवर्ष, वर रुचि, कात्यायन इनका नाम उल्लेखित होता है। नंद जो शासक हैं वो जैन मत के पोषक थे, क्योंकि मुद्रा राक्षस में इनको जैन मत का पोषक बताया गया है। तो इस प्रकार से नंदवंश के पतन के बाद, यानी नंदवंश के समय जो विपत्ति आ गई थी भारत के उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्रों में, कि सिकंदर भारत में आ गया था लगभग, लेकिन वो वापस लौट चुका था। इसका पूरा फायदा तक्षशिला के आचार्य चाणक्य ने उठाया, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब ग्रीक आक्रमणकारी भारत में आ रहे थे तो तक्षशिला गांधार रीजन में पड़ता था, तो वो वही एक रास्ता था जहाँ से इंडो ग्रीक शासक प्रवेश कर रहे थे। तो तक्षशिला के आचार्य को ये लगा कि मगध का जो क्षेत्र था वहाँ तक तो कोई जाने से रहा, लेकिन उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्रों पर ग्रीक आक्रमणकारियों का अगर कब्जा हो गया तो ये लेटर ऑन पूरे भारत को कब्जे में ले लेंगे। तो यह नहीं चाहता था कि कोई भी विदेशी व्यक्ति भारत की धरती पर आए और यहाँ राज्य करे, तो इसके लिए ये एक बार मगध पहुँच गए थे। अब ऐसा इतिहास में कुछ मिथ्या बातें कही गई है, जिसमें ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ सत्य भी लगता है और कुछ झूठ भी लगता है। कुछ कहानियाँ हैं जिसमें ऐसा कहा जाता है कि जब ये नंदवंश के दरबार में पहुँचे तो इनका जो रूप वर्ण था वो बहुत ही ब्लैक था, लोग इनको पसंद नहीं करते थे, और इनकी जो शक्ल थी बहुत ही भद्दी थी। लेकिन जब ये वहाँ पहुँचे तो ये जाते राजा के सिंहासन पर बैठ गए थे, और जब स्थानीय सेनापतियों ने मना किया तो इन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं उतरने वाला। और लेटर ऑन जब बाद में इसको ज़बरदस्ती से उतार दिया गया था, तो इसको घनानंद ने शहर से बाहर निकालने का आदेश दे दिया था और कुछ बेइज्जती की। तो इस प्रकार से जब ये वाली बात हुई तो चाणक्य था, इनको बड़ा गुस्सा आया, और इन्होंने वहीं दरबार में अपनी शिखा चोटी को खोल दिया था और ये श्राप दे दिया था कि मैं इस शिखा को तभी बांधूंगा जब तेरे राज्य का सर्वनाश कर दूंगा। तो ये वाली बात पहले ही घटित हो चुकी थी, सिकंदर के आगमन से पहले ही, और अब ये वो समय था कि चाणक्य एक ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहा था कि जिसकी सहायता से, जिसके माध्यम से वो मगध पर कब्जा करे, अधिकार करे और घनानंद को सबक सिखा सके। तो ये कहानी सत्य प्रतीत हुई आने वाले टाइम पे, क्योंकि सिकंदर के आक्रमण की वजह से भारत में अशांति फैल गई थी और डर लगने लग गया था। इसका पूरा फायदा तक्षशिला के आचार्य चाणक्य ने उठाया और चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से उन्होंने मगध पर अधिकार किया, घनानंद की हत्या कर दी और मगध पर एक नए राजवंश की नींव डाल दी थी और उसके खुद प्रधानमंत्री बने रहे। तो इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे कि
इसमें से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बीच बीच में बन रहे थे, हालांकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बीच का ये इवेंट्स, लेकिन फिर भी इसके कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको नोट कर लो साथ के साथ। अगली वीडियो में हम